बहारें हमको ढूंढेंगी। ये है वो कार्यक्रम जो इस समय आप सुन रहे हैं। दर्द को अगर साकार रूप में देखना हो या यूं कहें कि पीड़ा की अभिव्यक्ति को महसूस करना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम जबान पर आता है, मीना कुमारी। और मीना जी का नाम जहन में आते ही जिंदगी के न जाने कितने रंग झिलमिलाने लगते हैं। खुशी के, गम के, आरजू के, मोहब्बत के, त्याग के, धैर्य के, रिश्तों और दर्द के न जाने कितने पन्ने खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जैसे जैसे आप किताब पढ़ते जाते हैं, पन्नों को पलटते जाते हैं, आप साथ साथ कभी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और कभी कभी दिल मिलाते भी हैं। कुल मिलाकर यूं कहें कि आप उसमें डूब जाते हैं। बहारें हमको ढूंढेगी इस कार्यक्रम में आज बात एक ऐसे ही व्यक्तित्व की, उसी महान अदाकारा की जिसे आप जानते हैं महजबी के नाम से। जी हाँ, आपकी और हमारी पाकीज़ा। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं राजेश बादल जी। आप उनको सुन चुके हैं, कई कार्यक्रमों में आप उनको देख चुके हैं टेलीविजन पर, उनकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री से आप रूबरू हैं। उन्होंने मीना कुमारी पर एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई है। हमारे स्टूडियो में मौजूद राजेश बादल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद ऋतु जी, और आप सब श्रोताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और ठीक उनके बगल में आपके अपने स्नेही राजीव कुमार शुक्ल जी मौजूद हैं। उन्हें आप सुनते रहे हैं बहुत सारे कार्यक्रमों में, एक लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहारें हमको ढूंढेंगी में, और प्रशासक रहे हैं, लेखनी से आप वाकिफ ही हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार ऋतु जी, राजेश जी नमस्कार, श्रोताओं को नमस्कार। और बहारें हमको ढूंढेगी, जैसे हम इस कार्यक्रम में फिल्म जगत की महान हस्तियों को याद करते हैं और अपनी स्मृति यात्रा पर जाते हैं जी, तो मीना कुमारी जी की बात हो रही थी। बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री और ट्रेजेडी क्वीन के नाम से लोग उन्हें जानते हैं। बेमिसाल अभिनय करती रहीं और उनकी बोलती हुई आंखें, और ऐसी आंखें ऐसा लगता था कि सारे जहान का दर्द उनमें सिमट आया हो बादल जी। और बचपन से कहें, शायद उस संघर्ष जो एक 4 साल की, 5 साल की बच्ची ने झेला कि पैदा होते ही उसे, चूंकि परवरिश नहीं कर पा रहे थे माँ बाप, अनाथ आश्रम भेज दिया गया और वो बच्ची बिलबिलाती रही, उसका बचपन कुलबुलाता रहा कि कैसे वापस अपने माता पिता के पास जाए। वहां से बीजारोपण हो गया था शायद दर्द का। क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, ट्रेजेडी क्वीन जी। और एक बात हमारे भारतीय समाज में है कि हमें पूर्वजों से अपने बहुत कुछ मिलता है जी। तो मुझे लगता है कि जो मीना कुमारी के साथ जो विरासत है वो दर्द की भी है और बंगाल की भी है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कुछ फिल्मों में जब उन्होंने कुछ ऐसे परिवेश में नायिका का रोल अदा किया जिसमें वो बंगाली परिवेश है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो वास्तव में इसी भूमिका के लिए पैदा हुई थी। तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मीना कुमारी का रिश्ता जुड़ता है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक भाई थे सुकुमार ठाकुर जी। और सुकुमार ठाकुर की एक बेटी थी। तो उन दिनों बंगाल में रिवाज ये था कि बचपन में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी। अब वो शादी हो गई, लेकिन उनका वो अपने पति के साथ वो जाती नहीं थी। जब बड़े हो जाने पर गौना होता था तब वो जाते थे। जी। तो कुछ समय के बाद उनके उस बेटी के पति की डेथ हो गई, वो बाल विधवा हो गई। तो जब बड़ी हुई तो समाज तो ये कहता था कि आप तिरस्कृत जिंदगी जिए, अलग थलग जिंदगी जिए। वो बगावत कर बैठी, वो आ गई मेरठ। मेरठ में एक साहित्यकार थे प्यारेलाल जी, उनके साथ उन्होंने शादी रचा ली और इनकी एक बेटी हुई प्रभावती, जो मीना कुमारी की माँ थी, जिन्होंने लाहौर के एक जाने माने हारमोनियम बजाने वाले थे अली बख्श, उनके साथ शादी की थी। तो प्रभावती शादी के बाद इकबाल बानो हो गई थी और इन दोनों की जो बेटी थी वो मीना कुमारी है। तो उसमें बंगाल भी कहीं ना कहीं आप देखें कि पूरे मीना कुमारी के व्यक्तित्व में दिखता है। और दर्द जो है, जैसे आपने कहा, दर्द की दास्तान है पूरा ऊपर से नीचे तक, 3 पीढ़ियों से लगातार जो चली आ रही थी। क्योंकि अब इस समय वो प्रभावती का पर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभावती की अपनी जिंदगी बहुत संघर्ष भरी रही है काफी। शायद यही कारण रहा होगा कि जो कुछ आप जीते हैं वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में समा जाता है। राजीव जी। ये तो खैर हम सब जानते मानते हैं कि मीना जी को हम ट्रेजेडी क्वीन, जैसे आपने कहा, उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि उनका जीवन जो है, जिसे रोजमर्रा के शब्दों में कहा जाए, दर्द की दास्तान है। लेकिन साथ साथ मुझे एक चीज मीना जी के व्यक्तित्व में और लगती है।
वो ये है कि जब आपकी जिंदगी में इतने दर्द हों, इतनी मुसीबतें हों, इतने कष्ट हों, इतनी यातना, इतनी वेदना हो, तो उस जीवन को लेकर ललक भी बढ़ जाती है। यानी जिजीविषा जिसे हम कहते हैं, लस्ट फॉर लाइफ, वो भी बढ़ता है। और मीना कुमारी जी में मुझे लगता है कि मैं दोनों बातें देख पाता हूँ कि जब वो जहाँ जीवंत होती हैं, क्योंकि हम आगे जाकर शायद थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मीना जी की कुछ फिल्में हैं जो अद्भुत रूप से हास्य प्रधान फिल्में हैं। मसलन एक फिल्म कोहिनूर है, और उसकी खासियत यह है कि उसमें ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी क्वीन साथ हैं, दिलीप कुमार और मीना कुमारी, और वो फिल्म अद्भुत रूप से हास्य और आनंद की फिल्म है। आजाद है। उसी तरह से मीना जी की एक फिल्म है मिस मेरी, जिसमें कि जेमिनी गणेशन इनके नायक है, रेखा जी के पिताजी। और उसमें इतनी नौटी, इतनी चंचल मीना कुमारी है कि आप सोच नहीं सकते कि ये वही मीना कुमारी है। और वो भी अच्छी खासी हास्य फिल्म है। उसके अलावा भी आप देखें कि मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व में कई पहलू आकर मिलते हैं। दुख और कष्ट है, जीवन को जीने का संघर्ष है, ललक है, और साथ साथ ये है कि एक विद्रोह है। यानी जो कुछ समाज उन पर थोप रहा है, जो उनके ऊपर लागू किया जा रहा है, जैसा आपने बताया कि उनकी नानी ने ऐसा किया, तो वहां से लेकर के हम इसको महसूस कर सकते हैं कि वो विद्रोह की जो चिंगारी है वो भी दिखती है। और ये देखिए, अभिव्यक्ति में भी कई बार इंसान के जो वो सोचता है, जो उसके साथ हालात का सफर चलता है, उसमें मीना कुमारी के साथ ये है कि जब वो 8 या 9 साल की थी, बचपन में उन्होंने नाज के नाम से लिखना शुरू कर दिया। शब्दों के साथ उनका सफर शुरू हो गया। तो जो वो शायरी है वो अद्भुत है। अभी हम बात करेंगे उस पर। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। आपने जब शायरी की बात की, तो मैं आज के कार्यक्रम की आप दोनों से अनुमति लेते हुए मीना जी की आवाज से शुरुआत करूंगी। उनकी शायरी का एक बहुत छोटा सा अंश अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहूंगी। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, चांद तन्हा है। बुझ गई आस, छुप गया तारा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, चांद तन्हा है। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, चांद तन्हा है। हम सफर कोई गर मिले भी कहीं, हम सफर कोई गर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा, चांद तन्हा
ये वो खनकती आवाज थी जिसे आप और हम पाकीज़ा, महजबीन और आपकी हमारी मीना कुमारी के नाम से जानते हैं। हमारे साथ हैं राजेश बादल जी और राजीव कुमार शुक्ल जी। बात चल रही थी उनके बचपन की, और बचपन में जब, जैसा कि आपने जिक्र किया, एक संघर्ष से ही हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की कि परिवार में चूंकि बड़ा परिवार था, परवरिश में दिक्कतें पेश आ रही थी, तो काम करना जरूरी हो गया और पिता को कुछ सूझा नहीं तो वो 4-5 साल की बच्ची का हाथ थाम के स्टूडियो की तरफ पहुंच गया और उस तरह से वो जो एक बाल मन था, एक संघर्ष की तपन में तपने लगा, यूं कहें, या यूं कहें कि परिवार को पालने की दिशा में आगे बढ़ गया। और बचपन से ही बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम शुरू कर दिया, चाहे वो लेदरफेस की बात करें या एक ही भूल की बात करें, बहन की बात करें, कसौटी की बात करें, क्या कहेंगे? लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि जैसे परिवार के ऊपर जिम्मेदारियां थीं, ये बात बिल्कुल सही है। मीना कुमारी के पिता मास्टर अली बख्श जी लाहौर में थे, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते थे, और जो माँ थी प्रभावती बहुत अच्छा गाती थी। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में ये वो दौर है जबकि गाने और बजाने को या उसको फुल टाइम कैरियर बनाने के बारे में कोई सोचता नहीं था। मानते थे जी। तो जब अली बख्श आए तो बहुत फिल्मों में उनको शुरुआती दौर में काम नहीं मिला, माँ को गाने का काम नहीं मिला, तो हुआ ये कि घर की गाड़ी कैसे, बंबई जैसे शहर में उन दिनों मुंबई को बंबई कहते थे, तो बंबई में कैसे चले, तो क्या करते थे कि ये लोग चले जाते थे दोनों काम की खोज में, और सारा दिन के लिए चूल्हे में, उस समय गैस भी नहीं थी, रोटियां थोप के एक बर्तन में रख जाती थी माँ, और साथ में प्याज के टुकड़े, नमक, वो भी नमक पिसा हुआ, आयोडाइज साल्ट नहीं आता था उस समय टुकड़ों वाला नमक आता था, पीसना उसको, हाँ, जो आजकल जानवरों खाने के लिए यूज करते हैं। और कई दिन तक हमने बादल जी पढ़ा है कि वो रोटियां हफ्ते भर भी चला करती थी। जी, तो मीना कुमारी की जिंदगी में बासी रोटियां, प्याज और नमक बहुत मायने रखता है, ये आखिरी सांस तक अच्छा लगता रहा। राजीव जी, एक बहुत प्यारी बात आपको बताऊं कि वो बासी रोटी खाने की बहुत शौकीन थी, और एक दिन हुआ यूं के खाने की मेज पर कमाल साहब भी बैठे हुए थे, और बाई चांस ऐसा हुआ कि उस दिन कोई बासी रोटी नहीं थी। ये तिलमिला गई और मासूम इतनी कि बुक्का फाड़ के रोने लगी कि मुझे तो बासी रोटी चाहिए। देखिए, बासी रोटी, उन्होंने कहा कि देखो क्या नौबत आ गई है, अब इस घर में मुझे बासी रोटी तक नसीब नहीं है। बासी रोटी पर शरद कुमार का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मुझे याद आ गया जी, गजल है उनकी, तो खैर उसका पहला शेर है कि तुमने इस तालाब से रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियां चारा बनाकर फेंक दी, और दूसरा शेर है, हम ही खा लेते सुबह को, भूख लगती है बहुत, तुमने बासी रोटियां नाहक उठाकर फेंक। तो ये जो है ये याद आता है। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, मीना कुमारी जी बतौर अभिनेत्री उनका जितना यश है, कीर्ति है, हम सब लोग जानते हैं, बतौर फिल्म दर्शक के, बतौर एक मनुष्य के, उनकी कला के पारखी बहुत से हम में से लोग हैं या उससे अभिभूत होते हैं, पर उनके साथ मेरा एक अलग रिश्ता है, और वो रिश्ता बड़ा भावनात्मक रिश्ता है। दरअसल होता क्या है कि जैसे एक फिल्म है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कथा पर आधारित, जिसके निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी जी। फिल्म का नाम है मजली दीदी, जो कि मेज दीदी नाम से शरद दा की कथा है, उस पर वो आधारित है। और उसमें संयोग से एक कथा जो है उसमें यह है कि एक बच्चा है जिसकी माँ नहीं है, और वो इस कारण कष्ट पाता है, और उसके परिवार में, रिश्ते संबंध में मीना कुमारी जी हैं, और उसमें मेरा ख्याल ललिता पवार हैं, उसमें धर्मेंद्र भी हैं जी। और उसमें यह है कि मीना कुमारी जी जो है वो एक तरह से मजली दीदी की इस रूप में आती हैं, एंड सचिन बाल कलाकार, हाँ, और बहुत ही जिस तरह से ममत्व के साथ, लाड़ के साथ उससे वो देखती हैं। मैं यहाँ जोड़ दूं, बहुत कम उम्र में, यानी 1 साल 10 महीने की उम्र में मैंने अपनी माँ को खो दिया था। उसके बाद हालांकि मेरे साथ जो माँ बहुत अच्छी आई, लेकिन यह है कि शायद वो जो शुरू के ठीक वर्ष होते हैं इसमें अभाव होता है। मजली दीदी फिल्म जब मैंने देखी, बिल्कुल बचपन की ही बात है, सन 67 की फिल्म है, तो बचपन का ही समय था। मुझे आज भी याद है कि मेरी आंखों से आंसू बहते जाए, और उसके बाद जब मीना कुमारी को मैंने देखा, मतलब बहुत वर्षों तक, तो मुझे मीना कुमारी के अंदर, मैं इस बात को कह सकता हूँ आज इस उम्र में आकर के, यानी कि वो मुझे जैसे एक माँ की छवि देखती थी। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और मैं ये भी चाहूंगा ऋतु जी इसके बाद कि इसी फिल्म का एक गीत है, जय जय मैया तुझे, नहीं, इसमें गाना है, हाँ,
माही गंगा माही जमुना वही माही गीत है। तीरथ धाम। और इसमें जो सचिन बाल कलाकार के रूप में अभिनय कर गए हैं, जो सारिका हैं, और वो दृश्य तो आज भी, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी जब ये फिल्म हमने देखी थी मंचली दीदी, और उसमें वो अपनी ताई से और ताऊ से प्रताड़ित होता है बालक, फिर जो उसकी मजली दीदी होती हैं, उनकी बेटी है सारिका, वो भी बाल कलाकार के रूप में है, तो वो कभी कभी उनके घर चला जाता है। तो एक प्रसंग उसमें था कि जब वो भूख उसको सताती है तो वो बच्चा मीना कुमारी यानी मजली दीदी के पास आता है, तो ललिता पवार को बहुत बुरा लगता है कि ये क्यों बार बार वहां चला जाता है, तो ये बिगाड़ रही है। तो मंजली दीदी का वो जो एक डायलॉग है, पेट की भूख लाती है इसे यहाँ पर, यूं ही नहीं आता है, वो मुझे आज तक याद है। इसमें एक दृश्य और है, इसमें ये है कि धर्मेंद्र जो हैं, जब उनको वो कुछ इनको सलाह देते हैं कि तुम इस पचड़े में न पड़ो, क्योंकि उनको लगता है कि पारिवारिक रूप से कलह हो रही है, तो इससे बचने का उनको रास्ता ही लगता है कि अपनी पत्नी को सलाह देते हैं। तो पत्नी विद्रोह करती है, वो विद्रोह करती है, कहती है कि नहीं, ये स्नेह का रिश्ता जो है इसको मैं नहीं, चली जाती है घर छोड़ के। वो दृश्य याद है बादल जी? बिल्कुल, आखिरी सीन, जो आखिरी दृश्य बैलगाड़ी में बैठी हैं और बगल में वो सचिन को दबाएं, जो कि उनका अपना बच्चा नहीं है, और उनकी बिटिया कि वो माँ के बिना नहीं रह सकती, वो भी साथ में, और पीछे पीछे धर्मेंद्र दौड़ रहे। अच्छा बाबा तुम जीती मैं हारा, घर चलो, और बैलगाड़ी घूमती है। तो राजीव जी की पसंद का वो गीत और माँ को समर्पित वो गीत।
इस मोड़ पर आगे बढ़ने से पहले मैं जी। एक छोटा सा प्रसंग बता दूं जी। कि बचपन में जब इन्होंने अपनी अभिनय की शुरुआत की थी, जी। तब इनका नाम था महजबी। जी। महजबी का अर्थ है चांद का टुकड़ा। जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो शुरुआती जैसे आपने बताया कि लेदर फेस है, एक ही भूल है, कुछ फिल्में जो थी वो महजबी के नाम से हैं। 14 साल की जब थी तब इनको एक फिल्म मिली बच्चों का खेल, 1946। हाँ जी। और बच्चों का खेल जब फिल्म आई, इस फिल्म के बाद इनका नाम मीना कुमारी पड़ा था। जी। जिस मीना कुमारी को हम सब याद कर रहे हैं, वो दरअसल बच्चों के खेल में ही वो मीना कुमारी बन गई थी। इनके क्या बात है, क्या बात है। बचपन की राजीव जी कुछ बहुत प्यारी बातें हैं जो हर बच्चे की होती हैं, क्योंकि ये फिल्में नहीं करना चाहती थी और इनका ये कहना था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, औरों की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी थी तो लिहाजा फिल्मों में काम करना पड़ा। और गुड्डे गुड़ियों की बहुत शौकीन थी और ये छोटे छोटे जो पत्रिकाएं होती हैं जिसमें कहानियां होती हैं, वो छिप के जब भी शूटिंग का थोड़ा सा टाइम मिलता था कोने में जाके बैठ जाती थी और कहानी पढ़ती थी। एक सीन मुझे याद आता है, एक प्रसंग पढ़ा था उसमें ये कि इनको एक रोल करना था, किसी व्यक्ति को अपना पिता कहना था, वो कार में बैठ रहा है और उससे रिक्वेस्ट करनी थी कि पिताजी मुझे छोड़ के मत जाओ। अब बाल मन, ये तो मेरे पापा है ही नहीं, मैं कैसे कहूँ। अब वो अड़ गई कि नहीं मेरे पापा को लाओ। वो कह रहे कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, ये तुम एक्टिंग नहीं, समझ में नहीं आया। तो भाई को बुलाया गया कि तुम इससे नहीं, जब मेरे ये पापा है ही नहीं, मेरे कैसे पापा को बोलो? बुलाओ। तो ये मासूमियत देखिए, मतलब मजबूरी थी, अभिनय करना था, लेकिन उनका बचपन लगता है कहीं ना कहीं इस चकाचौंध में जरूर ये खोया। जो मैं आपको मासूमियत है, बताऊं, मुझे लगता है जी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो मासूमियत मुझे लगता है कि उन्होंने बचा के रखी, हाँ। अपने भीतर थोड़ी सी बचा के रखी। वो अंत तक तमाम उन्होंने कष्ट झेले, तमाम तरह के हादसे उनके साथ हुए, पर उसको उन्होंने जाने नहीं दिया हाथ से। आप कह सकते हैं कि वो मासूमियत उन्होंने बचा के रखी और जो उन्होंने महसूस किया वो उन्होंने कागज पे उतारा। एक चीज। दूसरी चीज, बचपन में माँ बाप में इतने झगड़े शुरू हो गए थे कि जो एक, अगर बचपन में बच्चे देखते हैं कि माँ बाप और घर में दिन रात कलह हो रही है, तो इतना उनका, जब वो खुद लिखती हैं और कुछ जो संस्मरण मैंने पढ़े हैं अपनी फिल्म के लिए, तो जी। उनको पत्थरों से प्यार हो गया, रंगीन पत्थर। रंगीन पत्थर। तो वो बटोर बटोर के जाने कहाँ से पत्थर लाती थी, अपने बिस्तर के आसपास सजाती थी, अपने कपड़े जहाँ उनको रखती थी वहां सजाती थी। इस तो पत्थरों का ढेर उनके घर में और लगा हुआ था। राजीव जी, उनके हर पत्थर का एक नाम होता था और वो उससे बात ही करते तो थे। उनके एक जो मित्र हैं बहुत बाद में, सावन कुमार टाक, जी जी। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने पूछा कि उनका मीना, आप अपने बेडरूम में इस तरह से आपने पत्थरों को करीने से इकट्ठा कर रखा है, क्या बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखिए ये पत्थर इतने अच्छे हैं कि ये इंसान तो धोखा दे देता है, ये धोखा नहीं देता। क्या बात है। इनसे कुछ भी कह लो, बेचारे कुछ नहीं बोलते। ऋतु जी ने बात की थी गुड्डे गुड़ियों की भी, जी। और गुड्डे गुड़ियों की बात से शरद दा की ही कथा पर बनी फिल्म थी परिणीता। जी, ओहो। और परिणीता बिमल रॉय की फिल्म थी। मीना जी उस फिल्म में अशोक कुमार के साथ हैं। और उस फिल्म में जो कथा है वो तो अद्भुत है। परिणीता का एक नया संस्करण भी बन चुका है, वो भी अच्छा बना था, प्रदीप सरकार ने बनाया था और उसमें विद्या बालन ने अच्छा अभिनय किया। जो लेकिन ये है कि वो परिणीता की मासूमियत अलग है जो विमल रॉय की परिणीता है जी। और जो माला पहना देने से विवाह हो गया, ये जो विश्वास है। उसी फिल्म में ऋतु जी गुड्डे गुड़ियों का एक गाना है जी, और वो गुड्डे गुड़िया की शादी का गाना है। शादी का गाना है, बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा गाना है। तो उसे सुन लिया, उसे सुनते हैं। आइए श्रोताओ, सुनते हैं उस गीत को। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। जाके अब ससुराल
से, प्रीतम के नाम से जी, प्रीतम के नाम से। थके जो आए वो दिन भर के काम से, दिन भर के काम से जी, दिन भर के काम से। पंखा ढलोगे तो सोए आराम से, सपनों में उनके धीरे से आना, मोती की लड़ियां उछाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। पिया के संग सखी मीठी मीठी बोलना, मीठी मीठी बोलना जी, मीठी मीठी बोलना। नयन में बुरी धीरे धीरे डोलना, धीरे धीरे डोलना जी, धीरे धीरे डोलना। गुस्सा करे वो जुबान नहीं खोलना, गुस्सा करे वो जुबान नहीं खोलना। साधन से मन के मंदिर में रखना, नैनों का दीपक उजाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल। मीना कुमारी का, जैसा आपने कहा, बंगाल से हमने बात शुरू की थी। हम उनका ललाट देखें, उनकी गोल बड़ी सी लाल दमकती हुई बिंदी देखें, उनकी आंखें देखें, उनकी वो खनकती हुई हल्की सी नेजल वॉइस देखें। कितना अट्रैक्ट, कितना भारतीय परंपरा की जो एक नारी है, लगता है पूरी तरह से साकार हो गई। राजीव जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और 1962 की जो फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम, उस फिल्म में, हालांकि साहब बीबी और गुलाम का जिक्र मुझे लगता है कि हमें काफी विस्तार से करना होगा, क्योंकि मीना कुमारी के अभिनय के अंदर भी उसे एक तरह का शीर्ष माना जाता है। भारतीय सिनेमा के अंदर नारी के और नायिका के चरित्र को लेकर के भी वो एक तरह का मील का पत्थर फिल्म है। और उसमें लेकिन जो आपने जिक्र किया कि भारतीय नारी का रूप जो है, उसमें गीत है गीता थकाया हुआ, पिया ऐसो जिया में समाये गए, और वो मीना जी वो फिल्माया गया है। और जिसे कहते हैं कि वो जो इसके अंदर जो लालित्य है इस गीत में, जो मधुरता है, जो आकर्षण है और जो उत्साह है, सजना, वो सजना जो है जिसे आप कहते हैं, तो ये और इतना मधुर गीत है ये हेमंत कुमार का संगीत है और शकील बदायूनी साहब का लिखा हुआ गीत है। बहुत खूबसूरत गीत है। और जिस ढंग से इसको फिल्माया गया है, गुरुदत्त की फिल्म थी, हालांकि इसके निर्देशक अबरार अलवी थे साहब बीबी और गुलाम के, लेकिन ये माना जाता है कि कम से कम गीतों के फिल्मांकन में, और वैसे भी गुरुदत्त की जो दृष्टि थी नजर आती है। तो क्या सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनना चाहिए, लेकिन मैं एक छोटा सा संस्मरण और सुना दूं। ये जो मीना कुमारी की उम्र के साथ जो ये दौर चलता है, मतलब बैजू बावरा, साहब बीबी और गुलाम और परिणीता, तो ये उनकी अपनी जिंदगी का, मेरा ख्याल है यही 5-7 साल जो हैं वो उनकी जिंदगी के सबसे अच्छे साल थे। क्योंकि इसके बाद उनकी जो अपनी जाती जिंदगी है उसमें टूटन और बिखराव की शुरुआत हो जाती है। साहब बीबी और गुलाम का मैं अभी हम लोग आज बात करेंगे कि जैसे कि वो गुरुदत्त साहब जब प्रस्ताव दिया तो कमाल अमरोही साहब ने मना कर दिया था कि आप इस फिल्म को मत करिए। लेकिन उस समय मीना कुमारी एक सुपरस्टार जैसा कुछ किसी शिखर पर थी, तो सफलता का पर्याय। लेकिन जी दरअसल कमाल अमरोही से जो इनकी मुलाकात हुई थी, अगर हम उसका उस बैकग्राउंड पे थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो मुझे लगता है फिर उस गाने का आप आनंद जो है वो बढ़ जाएगा। हुआ ये था कि जब मीना कुमारी 8 साल की थी तो कमाल साहब ने उनको बुलाया कि तुम को मैं एक फिल्म में लेना चाहता हूँ। ये 8 साल की बच्ची थी, तो किसी वजह से वो फिल्म नहीं बनी और वो बात अलग हो गई। इसके बाद पुकार जो फिल्म थी कमाल अमरोही की, वो हिट हो चुकी थी। और उसके बाद महल फिल्म आई थी जिसके लिए उस समय कमाल अमरोही जी को 1 लाख रुपए मिले थे। बिल्कुल। तो इसके बाद 18 साल की जब मीना कुमारी होती हैं, तब एक फिल्म के सिलसिले में एक अनारकली का एक प्रस्ताव लेके, तब तक इनकी कुछ फिल्में हिट हो जाती थी, तो कमाल अमरोही ने अपने जो सचिव हैं बाकर अली, उनको भेजा कि भाई मीना कुमारी के पास जाओ और वो ये अनारकली करेंगे। निर्माता जो थे वो मक्खन लाल जी थे। तो गई है तो ठीक है, कौन मना करेगा कमाल अमरोही को, और ये वो जो 8 साल की उम्र से अवचेतन में बसा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन मक्खन लाल जी ने खारिज कर दिया, ना ये लड़की तो मैं हीरोइन नहीं, मैं इसको स्वीकार करूंगा।
मक्खनलाल जी ने कहा कि दूसरी हीरोइन लाओ। अब कमाल अमरोही अड़ गए कि मैं अगर लूंगा तो इसी हीरोइन को लूंगा, मीना कुमारी को लूंगा, कोई दूसरी हीरोइन नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो 3,000 रुपए दे देंगे। अब 3,000, तो फिर मीना कुमारी के जो पिता थे वो अड़ गए। उन्होंने कहा 3,000? होमी वाडिया की जो फिल्म थी, आखिरी फिल्म थी, उसमें 10,000 रुपए मिले थे, जिस 10,000 रुपए से एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी, तो 10,000 में मीना बिल्कुल नहीं करेगी। तो अब जब वो अड़ गए तो फिर मामला खटाई में। फिर आखिरकार 15,000 रुपए में ये एग्रीमेंट हुआ। 15,000 रुपए में एग्रीमेंट जब हुआ तो दोनों खुश हो गए कि ठीक है, मीना कुमारी भी खुश, ये भी खुश। इसके बाद फिल्म की लोकेशन देखने वो आ गए दिल्ली। अच्छा। कुछ रास्ते में उनको जी बाई रोड मुंबई से दिल्ली आए कमाल अमरोही, और मीना खुश अपनी बहन और पिता के साथ पुणे चली गई। वहां उनका एक एक्सीडेंट हो गया। तो दिल्ली में कमाल अमरोही बैठे हुए थे, तो यहाँ वो अखबार में पढ़ते हैं कि अभिनेत्री मीना कुमारी दुर्घटना में घायल, और वो भाग पूना के आसपास पूना की घटना। जी हाँ। तो ये लौट के भागे भागे गए, वहां देखा अस्पताल पे। तो फिर ये होने लगा कि मुंबई से रोज कमाल अमरोही खुद ड्राइव करके पुणे अस्पताल आते थे और जूस पिलाते थे। एक पत्रों का एक बंडल उनको देते थे जो दिन भर में लिखे जाते थे, उत्तर में उनको पत्रों का एक बंडल मिलता था। और ये आदान प्रदान चलता रहा। अच्छा। और उसके बाद जब ये अस्पताल से छुट्टी मिली तो मीना कुमारी ने सिर अपना पीट लिया और ऊपर वाले से मनाया, या खुदा एक एक्सीडेंट और कर दे। अच्छा, बड़ा मजेदार प्रसंग है कि जैसा इन्होंने बताया कि वो वहां जाते थे, रोज हॉस्पिटलाइज थी, और इनकी बहन जो थी, छोटी बहन, इन्हें जूस पिलाना, मधु उनका घर का नाम था, उसे जूस पिला रही थी, मौसमी का जूस, जो महमूद साहब की जो पत्नी जी बिल्कुल सही कहा। तो वो एक बड़ी बहन की खुर्शीद भी थी, जो पाकिस्तान चली गई थी। बिल्कुल सही कहा। तो वो पी नहीं रही थी, तो उन्होंने ये सिरहाने खड़े हुए थे कि देखिए ना, ये पी नहीं रही हैं। तो मौसमी का गिलास हाथ से लिया कमाल साहब ने, और हाथ का सहारा देके तकिए से उठाया और गिलास मुंह से लगा दिया, और तब देखिए आश्चर्य, गट 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 वो सारा मुंह जूस पी गई। तो वहां से शुरुआत हुई। और जैसा कि आपने कहा कि लोग चाहते तो और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन ये खत किसी के हाथ नहीं भेजते थे। अपनी चिट्ठियों को एक दूसरे से सीधे हाथ से लेना पसंद करते थे। दिन भर दोनों व्यस्त, रात 11 बजे फोन पर बात शुरू होती थी और सुबह 5 बजे तक चलती थी। तो ये इस तरह की मोहब्बत हुई, और मोहब्बत से वो जो हम फिर साहब बीबी और गुलाम पर लौट आते हैं, तो उसका एक गीत जैसा कि जो रहमान उसमें चरित्र निभा रहे हैं, वो जो पति हैं और खासे बिगड़े हुए पति हैं, खानदानी बिगड़े वो मतलब सामंती हैं, सामंत हैं, बिगड़े हुए सामंत हैं। फिर भी यह है कि जो आपने जिक्र किया कि उनका एक आदर्श है, अपने पति के वो निकट जाना चाहती हैं, घनिष्ठ होना चाहती हैं, उन्हें रिझाना चाहती हैं, और इसलिए फिर उसी प्रक्रिया का वो गीत है पिया ऐसो जिया में समाए गए। बहुत प्यारा गीत, बहुत मीठा गीत, गीता दत्त की क्या खूबसूरत आवाज। वाह वाह वाह। आइए सुनते हैं इस गीत को। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे, हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे।
जिया में समाए गयो रे। कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी और प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी